गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th का बैच है, रिवीजन बैच। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 प्रॉब्लम्स का लेक्चर नंबर 3। तो कहाँ तक करा दिया था हमने? 31। 29 भी तो वैसे ही था। क्वेश्चन नंबर 30 इसको पीछे से कर रहे हैं ना हम लोग क्वेश्चंस। क्लास 12th रिवीजन चैप्टर 4 प्रॉब्लम्स लेक्चर 3। प्रॉब्लम्स का लेक्चर 3 है ना? देखो प्रॉब्लम्स का 3। क्वेश्चन नंबर 31 बताया था, 29 भी सेम इसी तरह था। ठीक है। 30 देखिए, राइट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। तो आप जानते हैं लॉरेंज फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B। ठीक है। देखिए, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, जैसे यहाँ पे F वेक्टर, V वेक्टर, जो भी बोल्ड लेटर होते हैं वो वेक्टर होते हैं, तो आपको फार्मूला भी किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म में, कहें या ना कहें। अब आपसे पूछा है अंडर व्हाट कंडीशन विल इट मूव, सर्कुलर पाथ, हेलिकल पाथ। तो आप जानते हैं जब परपेंडिकुलर एंटर करता है तो कैसा पाथ होता है? सर्कुलर। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है ये और इसके परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। और जब किसी डिफरेंट एंगल पे एंटर करेगा तो पाथ कैसा होगा आपका? हेलिकल। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करेंगे, एक v cos थीटा, v sin थीटा। तो v sin थीटा हो गया परपेंडिकुलर, इसके कारण ये भी तो बताया था, ड्यू टू v sin थीटा कैसा पाथ होगा? सर्कुलर। क्लियर? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और ड्यू टू v cos थीटा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पैरेलल है। तो रिजल्टेंट पाथ कैसा हो जाएगा? हेलिकल। तो ड्यू टू v cos थीटा स्ट्रेट लाइन और v sin थीटा सर्कुलर, क्योंकि v sin थीटा परपेंडिकुलर हो गया, v cos थीटा हो गया पैरेलल, तो इसके कारण ये स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, इसके कारण सर्कुलर मोशन। तो ऐसे हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स कह दो या हेलिकल पाथ कह दो। ठीक है, लाइक दिस। यहां तक कोई दिक्कत? तो जब परपेंडिकुलर एंटर करता है तो पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर, perpendicularly, then the path of charged particle is circular। ठीक है, समझ गए? ज़्यादा नहीं लिखना, बस डायग्राम बना करके इतना डायग्राम जरूर बनाएं। enters at any other angle।
ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब 28 देखिए, 28, 27, देखिए किसका, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। सुनिए, स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसका सेकंड पार्ट देखें। सिंस द डायरेक्शन ऑफ, देखो एफ वेक्टर क्या बताया था हमने, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एफ एम होता ना मैग्नेटिक फोर्स, समझ गए। तो एफ एम की डायरेक्शन क्या होगी, वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर, ये तो पता होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर। जैसे हमने कहा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। इसका मतलब ये है कि जो आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर। नहीं समझे। सिंस डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर, ठीक है। तो जो एफ एम वेक्टर की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स, वो वी वेक्टर के हमेशा कैसे होगी, परपेंडिकुलर। बी के भी परपेंडिकुलर होगी लेकिन उसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, वी वेक्टर के परपेंडिकुलर, समझ गए। जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए फोर्स या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो या वेलोसिटी के अपोजिट हो, समझ गए। अब फोर्स हो गया ये, और सपोज वेलोसिटी ये है, तो जब इसका इधर कंपोनेंट निकालेंगे तो एफ एम कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 कितना होता है, 0, ठीक है। तो अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ऐसा फोर्स वेलोसिटी के केवल मैग्नीट्यूड को नहीं, केवल डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। तो क्या कहेंगे, सिंस डायरेक्शन ऑफ एफ एम वेक्टर is always perpendicular to the direction of v vector, therefore this force can change the direction of velocity only, that is magnitude of velocity, magnitude of velocity remains constant, therefore thus kinetic energy remains constant। जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। हमने क्या कहा, कुछ समझ में आया। क्योंकि k इक्वल टू क्या होता है, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, समझ गए। तो जो फोर्स वेलोसिटी के कैसे होता है, परपेंडिकुलर, वो केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो डायरेक्शन ऑफ एफ एम वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वी वेक्टर, देयरफॉर दिस फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दस के ही रिमेन्स कांस्टेंट, समझ गए। अब इसी से एक क्वेश्चन और हो जाएगा, 3-4 क्वेश्चन आगे मिलेंगे इसी में। ये लिखा, ठीक।
डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? जिधर वेलोसिटी होती है। नहीं समझे? जिधर बॉडी जाएगी उधर ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अगर वर्क डन बाय द लॉरेंज फोर्स निकालें, वर्क डन बाय द लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स कर दो, मैग्नेटिक फोर्स कर दो, क्या हो जाएगा? W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर एफ एस कॉस 90, एफ एम है ना, एफ एम एस, एम स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फोर्स, कॉस 90 क्यों हो गया? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। भाई जिधर वेलोसिटी होगी बॉडी उधर ही तो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, और वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होता है फोर्स के, तो डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के कैसे हो गया? परपेंडिकुलर। सिंस डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर इज ऑलवेज along the direction of v vector, जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। नहीं समझे? अब बॉडी टुवर्ड्स राइट जा रही है तो वेलोसिटी भी तो टुवर्ड्स राइट होगी, वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी तो उधर ही होगा। तो हमने क्या कहा, कुछ समझ आया? नहीं आया समझे? तो देखिए कितना फोर्स हो गया? 0, ठीक है। अभी नहीं समझे? तो पहली चीज स्पीड चेंज नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड में, जितनी स्पीड से एंटर करेगा उतनी स्पीड से बाहर निकलेगा। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन किया जाता है वो कितना होता है? 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होता है? 90। क्यों? क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 होता है, ठीक है। फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90, समझ गए? तो ये भी कई जगह मिलेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 28, देखो 3 पार्टिकल हम लोग बार बार यूज करते हैं, एक प्रोटॉन, दूसरा ड्यूट्रॉन, तीसरा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, तो प्रोटॉन का मतलब एक प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन का मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और अल्फा पार्टिकल का मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इस पे चार्ज प्लस ई, इस पे चार्ज प्लस ई, इस पे चार्ज प्लस 2e। 2 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इसका मास m, इसका मास 2m, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्स क्या होता है? सेम। इसका मास 4m। ठीक है। तो तुम 2 दिन नहीं आए, वीडियो भी नहीं देखा होगा। फिजिक्स के लिए आधे घंटे कहाँ निकलेगा? 24 घंटे में आधे घंटे फिजिक्स के लिए निकल ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ तो कल वाले ने देखा, उसका उसके पहले वाला। देखिए a deuteron and a proton moving with the same speed enter the same magnetic region at right angles to the direction of the field. Show the trajectories followed by 2 particles in the magnetic field. ठीक है, सर्कुलर पाथ होगा क्योंकि परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है।
अब किसकी रेडियस ज़्यादा होगी हम लोग निकाल लेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई, रेडियाई का रेशियो भी तो पूछा है। स्पीड दोनों की सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। क्या होता है सर्कुलर पाथ की रेडियस? आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, यही तो होता है। आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, क्यों नहीं जान पा रहे हो? ड्यूट्रॉन के लिए R1 M1V अपॉन क्यू बी, यानी 2M अपॉन वी क्यू बी। ठीक है, इसको 2M देखो ड्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, अभी नहीं समझे? प्रोटॉन के लिए M2V, स्पीड सेम है दोनों की और चार्ज वैसे भी दोनों का सेम है, देखिए। ठीक है, तो MV अपॉन क्यू बी डिवाइड कर दो, तो MV अपॉन क्यू बी से MV अपॉन क्यू बी कैंसिल हो गया, यानी R1 अपॉन R2 इक्वल टू 2:1, यानी ड्यूट्रॉन की रेडियस प्रोटॉन की रेडियस से डबल होगी। ठीक है, तो बना दो पाथ, ट्राजेक्ट्री शो करना है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस ही लिया करो, लेने को कहीं भी ले सकते हो, क्रॉस लेने में क्या होता है निकालने में आसानी रहती है। ठीक है, तो ये एक पाथ हो गया, ये दूसरा पाथ हो गया। ये किसके लिए? ड्यूट्रॉन के लिए Q1, और ये किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। स्पीड दोनों की सेम है। अब इसकी रेडियस अगर किसकी है R, तो इसकी कितनी है 2R, डबल है ना इसकी। किसकी डबल है? ड्यूट्रॉन की। समझ गए? अभी नहीं आया समझे? तो ये ड्यूट्रॉन और ये क्या हो गया आपका प्रोटॉन। तो ड्यूट्रॉन की रेडियस प्रोटॉन की रेडियस से डबल, ऐसे इंटर कर रहा है, किधर भी मान लो ऐसे। ठीक, तभी तो फोर्स ऊपर लगेगा। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। और फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? सेंटर की ओर। फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? सेंटर की ओर फोर्स नहीं लगेगा तो फिर सेंटीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा? भाई लॉरेंज फोर्स ही सेंटर की ओर तो लगेगा, तभी तो सेंटीपिटल फोर्स काम करेगा। नहीं समझे? और जरूरी नहीं पूरा सर्कल बने, थोड़ा सर्कल भी बन सकता है। अगर स्पीड कम है तो पूरा सर्कल बन जाएगा, ज़्यादा है तो थोड़ा सर्कल बनेगा। ठीक है, वो तो हमसे कहीं नहीं कि कितनी स्पीड है, तुमने पूरा सर्कल बना दिया। बस ध्यान रखना न्यूट्रॉन का सर्कल जो होगा वो प्रोटॉन के सर्कल से डबल होगा, क्योंकि रेडियस क्या है? डबल है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी नोट करें। An electron and a proton moving with the same speed enter in the same magnetic field region at right angles to the direction of the field. तो डायग्राम हमें दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है। तो ये ऊपर प्रोटॉन और नीचे इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन सेम स्पीड से एंटर कर रहे हैं। ठीक, शो द ट्राजेक्टरी फॉलोड बाय टू पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। रेडियाई का रेशियो भी पूछा है, रेडियाई का रेशियो। तो सेम वही तो क्वेश्चन हो गया। आर प्रोटॉन के लिए, फॉर प्रोटॉन
एम पी, ठीक है, क्योंकि आर इक्वल टू क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी। जब हमने एम पी लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये प्रोटॉन की रेडियस हो गई। स्पीड दोनों की सेम है, चार्ज दोनों का सेम है, एक पे प्लस है एक पे माइनस, लेकिन वैल्यू तो सेम है और सेम मैग्नेटिक फील्ड है। फॉर इलेक्ट्रॉन एम ई वी अपॉन क्यू बी, डिवाइड करें R1 अपॉन R2, तो एम पी अपॉन एम ई, क्लियर। एम पी कितना होता है 1.7 10⁻⁻27, और ये 1.9 इंटू 10⁻, वैसे तो 9.1 होता है, सिंप्लिसिटी के लिए ले लिया हमने 31। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.673, समझ गए, तो उसको राउंड ऑफ कर लिया 1.7। इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 होता है, सिंपल करने के लिए 9 ले लिया, ऊपर जाएगा 10⁻4 आ गया, नहीं समझे, एक डेसिमल हटा दो 3 आ गया, ठीक है। 1836 गुना होता है शायद 1, और कितना बचेगा 8, हाँ ये आता है 1836। प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से कितने टाइम्स होता है 1836, ठीक है। ये याद कर लो, बार बार जरूरत पड़ती है। वैसे डिवाइड करोगे तो भी वही आ जाएगा, 17,000 डिवाइडेड बाई 9, हाँ अगर एक्यूरेट ले लो 9.1, 1836, ठीक है। ये दोनों का रेशियो आ गया, ठीक। एक्यूरेट ले लो 1.67, तभी एक्यूरेट आएगा, ठीक है। अभी नहीं समझे। अच्छा, प्रोटॉन पे फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड्स, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड्स, ये फोर्स, तो ये ऐसे मुड़ेगा और इसकी रेडियस बहुत बड़ी होगी, कितने टाइम्स ज़्यादा है इससे 1836, तो ऐसे जाएगा, ऐसे, इसकी रेडियस बहुत छोटी होगी। फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा करंट उसके अपोजिट। फोर्स कहाँ लगेगा, इस पे फोर्स अपवर्ड्स आ रहा था, इस पे फोर्स कहाँ आएगा, डाउनवर्ड्स, तो ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। तो उसकी रेडियस बहुत ज़्यादा है, इसकी रेडियस बहुत कम। अभी नहीं समझे, कोई डाउट। ये पाथ हो गया, ये दोनों की रेडियस का रेशियो हो गया। ये वो ऊपर क्यों मुड़ा, ये नीचे क्यों मुड़ा, समझ आया कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड्स, इस पर मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड्स। उसका पाथ बहुत बड़ा है, इसका पाथ बहुत छोटा। क्या नहीं समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 26, लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन पूछा है और वर्क डन 0, ठीक है। तो अभी हमने बताया था, याद आया। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, Q V स्क्वायर V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, यानी FM वेक्टर जो होगा वो हमेशा V वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो जब V वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो S वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। क्यों, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर, नहीं समझे, तो वर्क डन 0 नहीं आ जाएगा। ये क्यों हो गया, समझ में आया। सिंस S वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग V वेक्टर, जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। नहीं समझे,
एफ एम एस कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0, वर्क डन 0 आ गया। ठीक है, बट ऐसे करना होता है आपको। क्वेश्चन नंबर 25, a charged particle q and mass m is moving with a velocity v. It is subjected to a uniform magnetic field b vector directed perpendicular to its velocity. Show that its path is circular. तो ये तो थ्योरिकल हो गया। पाथ क्यों सर्कुलर होता है? क्योंकि लॉरेंज फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज वेलोसिटी के कैसे होती है, परपेंडिकुलर। और ऐसा केवल किस में होता है, सर्कुलर पाथ में। और आर का प्रूवमेंट भी करना एम वी अपॉन क्यू बी थ्योरी में। ठीक है, कॉपी देखें, अरे थ्योरी में कराया है। 24, डिफाइन 1 टेस्ला। 1 टेस्ला को डिफाइन करना है लॉरेंज फोर्स के द्वारा। 1 टेस्ला को डिफाइन करना है लॉरेंज फोर्स के द्वारा। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 है ना, एफ एम वेक्टर क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, मॉड ले लेंगे। मॉड ऑफ एफ एम वेक्टर का मतलब एफ एम, ठीक है, मॉड ऑफ एफ एम वेक्टर का मतलब एफ एम। देखो कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, बी की। ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एम अपॉन क्यू वी साइन 90 साइन थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, v को ले लें 1 मीटर पर सेकेंड, पहले q ले लो, q को 1 कूलाम, v 1 मीटर पर सेकेंड, थीटा 90। समझ गए? कितना फोर्स लगे, 1 न्यूटन। देन b की वैल्यू 1 टेस्ला। बस, इफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 कूलाम, सबको मिक्स कर दो। हमें इस फोर्स, इस फार्मूले के बेस पे किसकी डेफिनेशन निकालनी थी, 1 टेस्ला की। इफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 कूलाम enters with a speed of 1 meter per second in a magnetic field perpendicularly, in a magnetic field perpendicularly. If the Lorentz force acting on that particle is 1 Newton, if Lorentz force acting on that particle is 1 Newton, then the value of magnetic field will be 1 Tesla. ठीक है, कोई डाउट? लिख लो। तो हमें लॉरेंज फोर्स का जो फार्मूला है उसके द्वारा 1 टेस्ला को क्या करना था, डिफाइन करना था।
पहुंचे यहां तक? लिखो, when a charged particle of 1 coulomb enters perpendicularly in a uniform magnetic field with a velocity 1 meter per second. With a velocity 1 meter per second. Then if the Lorentz force acting on the particle is 1 Newton. If the Lorentz force acting on the particle is 1 Newton, then the value of magnetic field will be 1 Tesla. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23. Find the condition under which the charged particle moving different speeds in a presence of electric field. ये क्वेश्चन नंबर वही हो गया, कौन सा? 31. मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो E और को B को E को एडजस्ट करके हम किसी भी वेलोसिटी का पार्टिकल क्या कर सकते हैं? छांट सकते हैं. क्या निकाला था? V = E/B. ठीक है, तो B तो फिक्स हो गया. अब हम E को एडजस्ट करके किसी भी वेलोसिटी के पार्टिकल को छांट सकते हैं. इसको क्या बोलते थे? वेलोसिटी सिलेक्टर. क्या बोलते थे? वेलोसिटी सिलेक्टर. ठीक है, अभी नहीं समझे? तो E को एडजस्ट करके हम किसी भी वेलोसिटी का पार्टिकल छांट सकते हैं. ठीक है, अभी नहीं समझे? भाई जिस वेलोसिटी का चाहिए वो वेलोसिटी पुट करो, B की वैल्यू पुट करो, E की वैल्यू निकाल लो. ठीक है, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 22. ये भी वही है. मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर. अच्छा, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दें तो केवल क्या बचेगा? मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड में पाथ कैसा होगा? सर्कुलर. समझ गए? नहीं समझे? हमसे कह रहे हैं ना, 22 की बात कर रहे हैं. 22 भी 31 की तरह है. हाउ वुड द ट्राजेक्टरी ऑफ पार्टिकल बी अफेक्टेड इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा? 0. तो केवल क्या बचेगा? मैग्नेटिक फोर्स. वो क्या कराएगा? सर्कुलर मोशन. क्या कराएगा? सर्कुलर मोशन. क्योंकि ऐसे होता ना, वेलोसिटी ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ये. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होता है? वाई एक्सिस पे. और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है? जेड. ठीक है, ये पार्टिकल है Q. तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया और ये क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स. समझ गए? इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर क्यों हो गया? क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल है. इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. ठीक है, पता ना? पॉजिटिव पार्टिकल में अगर पॉजिटिव पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और निगेटिव पार्टिकल पे अपोजिट डायरेक्शन. क्लियर? अभी नहीं समझे? मैग्नेटिक फोर्स नीचे हम लोगों ने निकाल ही लिया था. फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. फोर्स कहाँ आएगा? नीचे की ओर. ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सीधे चला जाएगा. लेकिन अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी खत्म, केवल क्या बचेगा? मैग्नेटिक. और मैग्नेटिक फोर्स के कारण क्या करेगा? सर्कुलर मोशन. क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के कैसे? परपेंडिकुलर. समझ गए? किसी अदर एंगल पे होता तो पाथ कैसा हो जाता है? हेलिकल. ठीक है, बार बार बताने क्यों नहीं जान पा रहे हो बेटा?
देखो ये भी वही आ गया, अ चार्ज पार्टिकल क्यू इज मूविंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री पे है, यानी कैसा पाथ होगा, हेलिकल। ड्रॉ द ट्राजेक्टरी फॉलोड बाय द पार्टिकल, ठीक है। और हाउ द पार्टिकल डिस्क्राइब, वही v साइन थीटा के कारण सर्कुलर, v कॉस थीटा के कारण स्ट्रेट लाइन, रिजल्टेंट पाथ हेलिकल। पिच की वैल्यू निकाल के दिखा दोगे, याद है ना पिच, ऐसे, इसी को तो पिच कहते हैं। तो पिच कैसे निकालेंगे, v cos थीटा इंटू टी, v cos थीटा इंटू टी, ठीक है, नहीं समझे। और t की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। पिच का इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। अभी नहीं आया समझे। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 20। अ प्रोटॉन, पहले देखो 19 में क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है, व्हेन द मैग्नेटिक, कब फोर्स ये मैक्सिमम होगा, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो QVB साइन थीटा, नहीं समझे। तो फॉर मैक्सिमम फोर्स थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अरे 91 नहीं होता, इससे ज़्यादा होता नहीं है। तो जब परपेंडिकुलर एंटर करेगा तब फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम। इसके बाद क्या कहा है, शो दैट नो वर्क इज डन बाय दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट r1 वेक्टर टू r2, सेम वही चीज, ठीक है। एफ एम डॉट एस वेक्टर, ठीक है। बस एस वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल से इनिशियल। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में। एस वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग वी वेक्टर। अभी नहीं समझे, तीसरी बार बता रहे हैं ये चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। देखें, a proton is accelerated through a potential difference V subjected to a uniform magnetic field acting normal to the velocity of the proton. If the velocity difference is doubled, how will the radius of the circular path described by the proton in the magnetic field change? √2 टाइम्स हो जाएगा। कैसे, R इक्वल टू क्या होता है, mv अपॉन QB, नहीं पता है। और मोमेंटम किसके इक्वल होता है, 2m के। इसको ले सकते हैं हम लोग 2m हाफ mv²। आप तो समझ जाओगे, डायरेक्ट नहीं जान पाओगे ना, इसलिए ऐसे करना पड़ा हमें। अरे 2m हाफ mv², तो 2 से 2 कैंसिल, m² v² यानी mv, ठीक है। यानी क्या आ गया ये, √2m k अपॉन QB। हाफ mv² क्या हो गया, k, और k किसके इक्वल होता है, QV इसके, ये आ गया R, ठीक है। अभी नहीं समझे,
अगर v वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, k इक्वल टू क्यू इंटू वी। ठीक है, अब ये मान लो r डैश में क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी को डबल कर दे, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देते हैं, डबल। जैसे यहाँ पे v था तो अब क्या ले लो, 2v। ये रेडियस कब है, जब पोटेंशियल डिफरेंस v है। और ये कब रेडियस है, जब 2v। पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर रहे हैं ना, नहीं समझे, √2 बाहर कर लो, √2 को क्या करो, अलग कर लो, 2m3v अपॉन, और ये हो गया r। यानी नई रेडियस क्या हो गई, पुरानी रेडियस की कितने टाइम्स, √2 टाइम्स। समझे, √2 को हमने अलग कर लिया, ये अलग, और ये देखो r के इक्वल हो गया। तो नई रेडियस पुरानी रेडियस के कितने टाइम्स हो गई, √2 टाइम्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, नोट कर लिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करने पर रेडियस √2 टाइम्स। डायरेक्ट ध्यान रखा करो, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, P इक्वल टू √2mk। ठीक है, ये P हो गया, P की वैल्यू कितनी हो गई, √2mk। ये बड़े काम का फार्मूला है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। इरेज करें, देखिए 18 एसआई यूनिट पूछी मैग्नेटिक फील्ड की, तो नहीं निकाल पाओगे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। देखो एफ वेक्टर इक्वल टू क्या दिया गया है, क्यों बेटा तुम कुछ नहीं कर पाते हो हर्षित, नहीं कुछ नहीं कर पाते हो तुम, ठीक है। तो एफ कितना हो जाएगा, QVB साइन थीटा। एफ का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो बी कितना आ गया, एफ अपॉन QV साइन थीटा। यूनिट ऑफ बी हो गया, एफ का न्यूटन, क्यू का कूलाम और वी का मीटर पर सेकेंड। कूलाम क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। कूलाम क्या होता है, एम्पियर सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल, यानी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, नोट करो, कूलाम होता है एम्पियर सेकेंड, पता ना, Q इक्वल टू IT। (17) A beam of alpha particle projected along x-axis experiences a force due to magnetic field along y-axis। देखो अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस पे, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे लग रहा है, वाई एक्सिस पे। मैग्नेटिक फोर्स वाई एक्सिस पे लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन पूछिए, नहीं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स दिया हुआ है, निकाल लो। देखो फोर्स हो गया अपवर्ड्स, फोर्स अपवर्ड्स, ठीक है, फोर्स अपवर्ड्स। करंट किधर होगी, टुवर्ड्स राइट। नहीं समझे, अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहा है, पहले इसको इरेज करें। देखिए
तो अल्फा पार्टिकल जा रहा है एक्स एक्सिस पे। अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहा है? कैसा चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे? पॉजिटिव। ठीक है। फोर्स कहाँ पे लग रहा है? वाई एक्सिस पे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा ना, तो फोर्स हो गया ऊपर। आप जानते हैं फिंगर्स कहाँ रखते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 का केवल एक जगह यूज़ होता है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, रूल नंबर 1। करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, रूल नंबर 1। बाकी हर जगह रूल नंबर 2। ठीक है, तो फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमें पता नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द पाम, परपेंडिकुलर टू द पाम इन आउटवर्ड्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ? अपवर्ड्स। करंट किधर है? टुवर्ड्स राइट। तो कैसे हो जाएगा? ऐसे। जब फोर्स ऊपर, करंट ये, फिंगर्स कहाँ जा रही है? अंदर, यानी माइनस जेड। बाहर क्या होता है? प्लस जेड, अंदर माइनस जेड। समझ गए? तो बी की डायरेक्शन क्या आएगी? माइनस जेड एक्सिस। क्लियर? किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड्स पाम रूल नंबर 2। पाम रूल नंबर 2। एक तरीका और है फार्मूले से। किसे? कैसे? एफ एम वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी। बी की डायरेक्शन निकालनी है। एफ एम कितना हो जाएगा? एफ एम जे कैप वाई एक्सिस। ये तो पॉजिटिव है। ये वी कितना हो जाएगा? वी आई कैप। तो बी कैसा होना चाहिए? नहीं, देखो ऐसे होता है, आई कैप, जे कैप, एंटी क्लॉकवाइज के कैप। अगर तुमने यहां पे जे लिखा, बी जे कैप, जे नहीं, जे तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जे कब आता है? जे कब आएगा? जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के इक्वल होता है। तो अगर आई क्रॉस के करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस जे। आई क्रॉस के, अगर ये के होता, के का मतलब प्लस जेड एक्सिस। पूरा बोला करो। अगर यहां पे तुम के का देते, क्या कर दो? के, क्या कर दो? तो फिर ये क्या आ जाएगा? माइनस जे। आई क्रॉस के माइनस जे, लेकिन माइनस जे तो है नहीं, जे है, तो यानी यहां पे क्या आएगा? माइनस के। अब आया समझे? तो यानी कहां पे आ गया? माइनस जेड। ऐसे भी कर सकते हो भाई। ये जे तभी आएगा जब ये क्या दिया, तो के हो या माइनस के। समझ गए? अगर ये के हो जाता तो यहां क्या आता? माइनस जे, लेकिन यहां तो जे आ रहा है इसलिए माइनस के। माइनस बाहर ले लो, आई क्रॉस के माइनस जे, माइनस माइनस प्लस, प्लस जे आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। अभी नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। Two particles A and B of masses m and 2m have charges q and 2q are moving with the velocities v1 v2 respectively in the same direction, enters same magnetic field, acting normally. तो m1 m हो गया, m2 2m।
M1 M, M2 2M, Q1 Q, Q2 2Q। ये A के लिए है और ये B के लिए। वेलोसिटी कितनी दी गई है? V1 V2, ठीक है। इफ द फोर्सेस FA FB आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, ठीक है। यानी FA अगर F है तो FB कितना हो जाएगा? 2F। नहीं समझे? 1:2 है ना रेशियो फोर्स का, तुम क्यों नहीं जान पा रहे हो बेटा? तो वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। किसका रेशियो पूछा है? देखो F इक्वल टू क्या होता है? QVB साइन थीटा। थीटा 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं ना, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/QB। मास का कोई काम ही नहीं है, समझ गए? तो क्या आ जाएगा? V1 इक्वल टू F1, इसको F1 ले लो, F1/Q1B, और V2 F2/Q2B, डिवाइड कर दो। यही वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। F1/F2 इंटू Q2/Q1। F1/F2 कितना हो गया? F1 F है, F2 2F, और Q2 कितना है? 2Q। ये तो सेम आ गया, 1:1। समझ गए? सेम वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सेम आ रहा है ना? सेम। 15, a narrow beam of proton and deuterons each having same momentum enters in a region of uniform magnetic field directed perpendicular to their direction of momentum। रेडियाई का रेशियो पूछा है, तो मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम, तो रेडियाई भी सेम हो गई। तो क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है? MV/QB, तो R1 मोमेंटम दोनों का सेम है, इसको P लिख दो, P/QB। मोमेंटम दोनों का क्या है? सेम। तो दोनों का P सेम है, Q सेम है, B सेम है। समझ गए? क्या कहोगे? सिंस P1 इक्वल टू P2, Q1 इक्वल टू Q2, तो R1 इक्वल टू R2, सेम रेडियाई। नहीं समझे? मोमेंटम सेम है ना, इसलिए। क्या सेम है? मोमेंटम। ठीक। तो जब मोमेंटम सेम है, चार्ज सेम है, तो रेडियस भी सेम। 14 देखिए, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग along parallel path enter in a region of uniform magnetic field acting perpendicular to their path। किसकी फ्रीक्वेंसी? which of them will move in a circular path with higher frequency। देखिए टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड T इक्वल टू 2πm/QB, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? QB/2π। तो N1 कितना हो जाएगा? QB, चार्ज दोनों पे सेम होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे, 2πm1, और N2 कितना हो जाएगा? QB/2πm2, N1/N2, M2/M1। मतलब समझे? ऐसे कर लो। मास किसका कम होगा? इलेक्ट्रॉन का, तो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? ज़्यादा होगी। जिसका मास कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। समझ गए? यही तो पूछा, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी? तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की। क्या कहोगे? सिंस Me इज लेस देन ड्यूट्रॉन है ना, प्रोटॉन, MP।
ME is less than MP. Therefore, NE is greater than NP. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास, ये टाइम पीरियड का फार्मूला कैसे आया था पता है ना, 2πr/v। एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 2πr। स्पीड कितनी है, v, 2πr/v। ठीक है, when a charge q is moving in the presence of electric field, magnetic field। ये तो वही हो गया क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, रिलेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग v इन टर्म्स ऑफ E एंड B। तो E v इक्वल टू क्या निकाला था, E/B, v इक्वल टू E/B। 12 राइट द रिलेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल Q। तो Fm इक्वल टू क्या होता है, Q v क्रॉस B। ये तो बिल्कुल बेकार है। 11th an electron moves along x axis plus x direction, enters into a magnetic field z axis पे माइनस z पे। शेप ऑफ ट्राजेक्टरी पूछा है, सर्कुलर पाथ होगा, किस प्लेन पे होगा वो देख लेना। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 11th। An electron moves along plus x direction. It enters into a region of uniform magnetic field B vector along minus z direction as shown in figure। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, x एक्सिस पे। ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, माइनस z, यानी अंदर की तरफ, क्रॉस। क्लियर, फोर्स की डायरेक्शन निकालो। करंट किधर होगी, -x, फिंगर्स ये नीचे -y पे, -y पे। फोर्स कहाँ लग रहा है, देखो, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डाउनवर्ड साइड ऑफ फोर्स, -y। यानी ऐसे बनाएगा सर्कल। क्लियर, ऐसे, ज़्यादा बड़ा हो गया, ऐसे। क्लियर ना, यानी किस प्लेन पे हो गया ये, XY प्लेन पे। तो कैसा पाथ हो गया, सर्कुलर पाथ इन XY प्लेन, सर्कुलर पाथ इन XY प्लेन। ठीक है, क्या कहोगे, सर्कुलर पाथ इन XY प्लेन, सर्कुलर पाथ इन XY प्लेन। ठीक है, दसवां, एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज -e, मास m, travels at a speed v in a plane perpendicular to the magnetic field B। Magnetic field B, the electron follows circular path of radius r in a time t। The electron travels halfway around the circle। What is the amount of work done by the magnetic field? हाफ सर्कल हो, फुल सर्कल हो, 1/4 सर्कल हो, हर कंडीशन में फोर्स कितना होता है, 0, सॉरी वर्क डन 0। सेम उसी तरह जैसा भी बताया हमने, Fm Q V क्रॉस B, वर्क डन ही निकाल पाओगे। Fm इज परपेंडिकुलर टू V, यानी Fm इज परपेंडिकुलर टू S, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0, चाहे वो हाफ सर्कल के लिए हो, चाहे वो फुल सर्कल के लिए। नहीं समझे, मैग्नेटिक फील्ड में वर्क डन हमेशा कितना होता है, 0। मैग्नेटिक फील्ड में वर्क डन हमेशा 0, चाहे वो हाफ सर्कल के लिए हो, चाहे वो फुल सर्कल के लिए हो, चाहे क्वार्टर सर्कल के लिए हो, चाहे जरा सा सर्कल के लिए हो, चाहे 15 सर्कल के लिए हो, चाहे 500 सर्कल के लिए हो। और बताएं, मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा वर्क डन 0। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है हमेशा फोर्स। नहीं समझे, कुछ समझ आ रहा है, खाली बैठे हो।
हाँ, एसर्शन और रीजन। क्वेश्चन नंबर 9, a proton and an electron with the same momenta enter in the magnetic field। तो जब मोमेंटा सेम है तो रेडियस भी क्या होगी, सेम। हाँ सही तो है, सेम पाथ, तो एसर्शन तो करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन हैज़ लेस मास देन द प्रोटॉन, ठीक है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ऑप्शन बी। समझ गए? अच्छा, पाथ दोनों का क्यों सेम होगा? अभी हमने बताया आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी होता है, और एम वी किसके इक्वल हो गया, पी के। अब दोनों का मोमेंटा सेम है। मोमेंटा का मतलब मोमेंटम, मोमेंटम को ही मोमेंटा कहते हैं। दोनों पे चार्ज सेम है तो रेडियस भी सेम होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम होता है, ये भी सही है, लेकिन उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन ए 8 देखो, 8 सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मान लेते हैं ए का पोटेंशियल है 20 वोल्ट और बी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी नहीं समझे तो 8 में थोड़ी लैंग्वेज गलत है। एन इलेक्ट्रॉन हैज़ हाई पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज़ एट अ लोकेशन एसोसिएटेड विद लेस रिएक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। मोर की जगह लेस करो, लेस रिएक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। एंड लो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एट अ लोकेशन एसोसिएट विथ मोर पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। हाँ, रिएक्टिव की जगह वो भी कर लो पॉजिटिव, ठीक है। बात एक ही, वैसे रिएक्टिव पॉजिटिव बात एक ही है। सुनो क्यों ऐसा होता है, करेक्ट है एसर्शन। W इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज के कैसे निकालते हैं, VQ से। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, VQ। कितनी होती है, VQ। अब ये तो स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज को भी साइन रखेंगे, चार्ज को क्या रखेंगे। अब जैसे A पे निकालें तो VA माइनस E, हम एग्जाम्पल लेके बता दे रहे हैं, वहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखना है। VA कितना हो गया आपका 20E, और UB पे निकालो VB माइनस E 10E। कौन ज़्यादा है, -10E। यानी लो पॉजिटिव पोटेंशियल पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे पोटेंशियल एनर्जी कम। जब निगेटिव में कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो वो कम होता है। अभी नहीं आया समझे। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ दें तो फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ लगेगा, नहीं समझे। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। निगेटिव चार्ज पे कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इधर जाएगा, यानी लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, ठीक है। रीजन देखें, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल, यानी रीजन गलत है, क्योंकि हायर से लोअर पे नहीं जाता है, हायर से लोअर पे पॉजिटिव पार्टिकल जाता है, नेगेटिव पार्टिकल लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, यानी रीजन गलत है, एसर्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी। नहीं समझे। अगर एसर्शन रीजन दोनों गलत होते तो डी, और केवल रीजन गलत है तो सी। नहीं समझे। और अगर एसर्शन रीजन दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी, और दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है तो ए। तो अभी तक नहीं जान पाए एसर्शन और रीजन वाले, क्या नहीं, चेंज हो तो होते रहते हैं लेकिन जनरली ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, अ चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V
अच्छा v को डबल कर देंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी, √2 टाइम्स। अभी आया तो था क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, अरे अभी आया था ये 20 दिखा 20। बताओ वही क्वेश्चन 2 मार्क्स में, वही क्वेश्चन 1 मार्क्स में। हाँ, टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्कुलर पाथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ। देखो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या बताया था, 2πm/qb। क्या नहीं आ रहा है इसमें, स्पीड, तो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, 5वां, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देयर स्पीड्स आर रेशियो ऑफ दिस। रेडियाई का रेशियो पूछा है, तो पहले कौन सा है, प्रोटॉन। पहले प्रोटॉन की बात करो, किसकी बात करो, प्रोटॉन। तो R इक्वल टू mv, स्पीड सेम है ना, नहीं स्पीड सेम नहीं है, m1v1/q1b। m1 की जगह ले लो m, v1 कितना है, किस रेशियो में, 9:4, तो 9v ले लो, 9v, क्लियर। और चार्ज कितना हो जाएगा, E × b, ठीक। और अब किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल की। हाँ, R2, मास 4m, 4 टाइम्स होता ना, वेलोसिटी 4v, चार्ज 2e × b, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, डिवाइड कर दो, R1/R2, तो m9v EB 2EB। और ये सॉल्व करने में आलस मत दिखाया करो, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव इसलिए गलत हो जाते हैं, पेन नहीं उठाना चाहते हैं बच्चे, समझ गए। अरे 1 मिनट तो मिलेगा ना कम से कम एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए उससे 2.5 मिनट मिलता है, लेकिन 1 मिनट तो मान के चलो, तो 1 मिनट तो कूल होके करो उसको। ये जो बगैर कैलकुलेशन के आंसर निकालने की कोशिश करते हो, समझ गए, इसलिए ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। 4m 4v। अब देखो EB से EB कट गया, V से V कट गया, M से M कट गया। ऊपर कितना आया, नीचे 16, 2 काट दो 8, 9/8। क्या रेशियो आ गया, 9/8, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, पहले फर्स्ट और सेकंड देखो, फिर थर्ड और फोर्थ देखें। पहले फर्स्ट और सेकंड देखो, फिर 2 बचेंगे केवल। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ स्पीड v, इट डिस्क्राइब अ सेमी सर्कुलर पाथ एंड कम्स आउट फ्रॉम द फील्ड। द फाइनल स्पीड कितनी होगी, v। स्पीड चेंज ही नहीं होती, अभी हमने बताया जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो हमेशा कैसा लगता है, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। Fm का फार्मूला क्या होता है, Q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यानी जो Fm होता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, समझ गए। और ऐसा फोर्स केवल वेलोसिटी की क्या चेंज कर सकता है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, यानी स्पीड v रिमेंस कांस्टेंट। जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, जो फोर्स वेलोसिटी के कैसे होता है, परपेंडिकुलर, वो केवल वेलोसिटी के किसको चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड यानी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। तो जितनी स्पीड से एंटर करता है उतनी स्पीड से बाहर निकलता है, क्लियर। सेकेंड, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके कारण करंट कहाँ हो गई, नीचे, इसके कारण करंट कहाँ हो गई, ऊपर, यानी कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। अगर करंट सेम डायरेक्शन में होती है तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो रिपल्सन, समझ गए।
तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, करंट नीचे, प्रोटॉन ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, तो कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन। और ध्यान रखना यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला नहीं लगाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक तब लगता है जब ये रेस्ट पे होते चल रहे हैं, तो करंट का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? करंट का, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री प्रोटॉन आर प्लेस्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट, बोथ आर क्लोजर टू द पॉजिटिव प्लेट एंड द नेगेटिव प्लेट। सुनिए 4th, तो ये तो मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन हो गया। ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, अगर दोनों पे, एक पे पॉजिटिव प्लेट है और एक पे नेगेटिव प्लेट, पता ना, तो इनके बीच कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है? यूनिफॉर्म। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आता क्या? हमारा तो विश्वास ही उठ गया बच्चों से। मर जाएंगे, ठीक है, जीवन में भीख मांग लेंगे, सुबह 8 बजे कोचिंग नहीं आ सकते हैं। समझ गए? मतलब इतना रात में अगर 12 बजे तक पढ़ लिया तो सुबह 9 बजे तक सोना है, फिर तो 12 बजे तक पढ़ने से फायदा क्या जब सुबह 9 बजे तक सोओगे लोग। और पढ़ते क्या? मोबाइल चलाते हैं। कुछ भी हो जाए सुबह 8 बजे नहीं आ सकते हैं, घर पे सो रहे होंगे गधों की तरह। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है? यूनिफॉर्म, ठीक है। तो कहीं भी रखो फोर्स सेम लगेगा। हमसे बोल रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा या कौन से। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि चारों स्टेटमेंट ध्यान से, 3 दिए हैं, तीनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं। द फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। नहीं, दोनों पे फोर्स क्या होगा? सेम, क्योंकि फोर्स का फार्मूला क्या होता है? EQ। जब दोनों पे चार्ज सेम है, हाँ डायरेक्शन जरूर अपोजिट होगी, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पॉजिटिव प्लेट के पास रखे हैं, फोर्स की डायरेक्शन जरूर अपोजिट होगी लेकिन वैल्यू क्या होगी? सेम। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। सेकंड देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगी, बस एक पॉजिटिव होगी और एक निगेटिव होगी। समझ गए? जब दोनों एक ही जगह पे हैं तो दोनों पे पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? VQ। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। रुको तो, अच्छा सेकंड तो गलत हो गया, सेकंड तो गलत हो गया, 1 मिनट। अच्छा, एक पॉजिटिव होगी और एक निगेटिव, तो प्रोटॉन के लिए U1 मान लो तो प्लस VQ VE, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस V, यानी प्रोटॉन की ज़्यादा है। वैल्यू जरूर सेम है लेकिन पॉजिटिव निगेटिव है ना, तो प्रोटॉन की ज़्यादा है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। थर्ड पे आ जाओ, द पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इज सेम। नहीं, हाँ मैग्नीट्यूड जरूर सेम है लेकिन साइन तो अलग अलग है। अब भी नहीं समझे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड, यानी बी। अब भी नहीं समझे? ठीक, अभी रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी सी एक मिस्टेक है। बस लास्ट क्या? हाँ, अगर तुम पूरे जितने भी लगा लिए बेटा, तुम आ रहे हो तो इसलिए समझो बात को, ठीक है। अगर तुमने पूरे बुक के सारे क्वेश्चन, कुछ मत करो, कुछ पढ़ो नहीं, यही रिपीट करते रहो। बीच में 5-6 दिन का गैप मिलेगा फिजिक्स के पेपर में, बस यही। अगर एक क्वेश्चन तुम्हें आता है, एक भी नंबर नहीं छूटेगा, 100 में 100 आ जाएंगे। प्रैक्टिकल में 30 मिलने वो तो हर एक को मिलते हैं, ठीक है। नहीं समझे, एक भी नंबर नहीं छूटेगा। पता नहीं बच्चे इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं। समझ गए?
एक भी नंबर नहीं छूटेगा। बस आपको इसके सारे क्वेश्चन आते हो, 10 साल के पेपर हैं, 10 साल के सारे क्वेश्चन आते हो। इन्हीं को बार बार क्या करते रहो, रिपीट करते हो, बार बार रिपीट करते रहो, बार बार रिपीट करते रहो। एक सिंगल मार्क्स नहीं छूट सकता। समझ गए? इस बात को पता नहीं कि बच्चे नहीं समझ रहे। घर पे पढ़ेंगे, घर पढ़ते हैं, बेवकूफ़ बनाते खुद को। समझ गए? एक भी नंबर नहीं छूटेगा अगर तुमने 10 साल के सारे क्वेश्चन जिस टॉपिक का चाहो ट्राई करके देख लो। तुम कोई एक टॉपिक उठा लो, जैसे तुमने यही चैप्टर उठा लिया, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसको तुमने सारे क्वेश्चन लगा डालो बार बार। 3 ही टॉपिक हैं, 3 टॉपिक, तीनों को लगा डालो इसमें। उसके बाद फिर तुम कोई भी सैम्पल पर उठा लो, कोई भी रैंडमली कोई भी उठा लो, फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करके देखो, छूट जाए तो है। नहीं समझे? समझ गए? तो अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो ठीक, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक मिसप्रिंटिंग है, इस वजह से उतना अच्छा नहीं रहा। एक्सिस ऑफ x, एक्सिस ऑफ y, z। तो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो x पे भी है और y पे भी है। x पे कितनी है? चार्ज पार्टिकल q है, जब q देते हैं तो हम इसको पॉजिटिव ही मानते हैं। समझ गए? तो x एक्सिस पे कितनी वेलोसिटी है? v नॉट x i कैप। नहीं समझे? y एक्सिस पे कितनी वेलोसिटी है? v नॉट y j कैप। वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, जब j कैप लगा दी तो वेक्टर लगाने की थोड़ी जरूरत है। अरे ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? y एक्सिस पे, b नॉट j कैप। ठीक है? तो पाथ कैसा हो गया? हेलिकल। पाथ कैसा हो गया? हेलिकल। क्यों? क्योंकि इसके कारण वो कहाँ जाएगा? स्ट्रेट लाइन। समझ गया? इसके कारण कहाँ जाएगा? सर्कुलर, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के कैसे हो गया? परपेंडिकुलर। समझ गए? अगर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालें हम लोग, तो फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक फोर्स। यानी ये जो करेगा वो ऐसे करेगा, ये उसको ऊपर ले जा रहा है ऐसे। समझ रहे हैं कैसा पाथ बनेगा? ऐसे। ये इसको ऊपर ले जा रहा है। ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे हम लोग? पिच। समझ गए? हेलिकल हो रहा है। अब कहानी इसके बाद है। इन्होंने क्या कहा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑन कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ई नॉट जे, बस यही है, ई नॉट आई कैप, ये करेक्ट कर लो, जे नहीं है, आई है। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑन कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स और लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? और इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा? ये डायरेक्शन में, एफ ई आई कैप। ठीक है? तो वो क्या करेगा? इसकी रेडियस को बढ़ाएगा, लेकिन पिच वही रहेगी। एक तो पाथ हेलिकल रहेगा, पाथ क्या रहेगा? हेलिकल। और ये ऐसे जा रहा है, यानी ये रेडियस को जरूर बढ़ाएगा, यानी अब जो पाथ होगा वो ऐसे हो जाएगा। लेकिन पिच वही रहेगी। पिच वही क्यों रहेगी? पिच एक्स इक्वल टू क्या होता है? पैरेलल वाली कौन सी वेलोसिटी है? एक ये होता है v पैरेलल इंटू टी। नहीं समझे? v cos थीटा इंटू टी बताया था। v cos थीटा पैरेलल था ना? अरे ये पैरेलल वाला कंपोनेंट है, इंटू टी। और पैरेलल वाले यहाँ पे कौन है? v नॉट y। यही तो है। इसमें कोई चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि फोर्स कहाँ पे लग रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो इस पर तो कोई चेंज होगा नहीं। अभी नहीं समझे? और टी की जगह क्या होगा? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इसमें भी नहीं कोई चेंज होगा। तो पिच में कोई चेंज नहीं होगा।
बस रेडियस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। पिच जो यहाँ थी वही यहाँ रहेगी। समझ गए? यानी कैसे मूव करेगा हेलिकल पाथ विद द कांस्टेंट पिच। पिच क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि ना ये वेलोसिटी चेंज हो रही है ना ये टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। हाँ, ये फोर्स आने से रेडियस उसकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो उधर खींच रहा है ना वो। अब भी नहीं समझे? कोई डाउट? तो हेलिकल पाथ विद अ कांस्टेंट पिच। ठीक है? ओके, दैट्स ऑल। तुम लोगों ने बहुत पढ़ डाला भाई। लो। अच्छा, तुम्हारी नहीं है? नहीं, इसी टाइम पे, कल इसी टाइम पे आना। अभी बात करनी पड़ेगी ना बल्ला में।